हौसला था, जज्बा था, फिर मंजिल की तलाश थी। निकल पड़े रास्ते में, हर कहीं ठोकर लगी, कहीं दुत्कारा, किसी ने पुकारा, किसी ने कहा, हम तो अपनी मंजिल की तलाश में चलते रहे। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने संघर्ष के दिनों में अपने आप को उतना संभाला, उतना बनाया कि आज वो बीकानेर जिले या बीकानेर पूरे जिले या शहर के लिए वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात करें जुगल जी राठी, जो बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष भी हैं और बीकानेर के अंदर रहते हो जितने वो कार्य करते हैं, जिनके सेवा कार्य करते हैं, आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं गौरी शर्मा आपका टीवी राजस्थान योर सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जुगल जी राठी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक फोन पे तैयार रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि व्यापार को छोड़कर जिन सेवा कार्यों के लिए आप जाने जाते हैं वो काफ़ी हैं? कहीं ऐसा नहीं होता है व्यापार कहीं आपका पीछे छूट जाता है और आप सेवा कार्यों में आगे निकल जाए? धन्यवाद। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेवा कार्य से बड़ा तो कोई कार्य ही नहीं है। यदि सेवा में आपका मन और रुचि लगती है और एक आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है, चाहे सेवा वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की सेवा हो, चाहे प्रशासन में किसी को फ़ोन करना हो, चाहे व्यापार में किसी को कोई दिक्कत हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, उसको यदि आप दिल से उसको आप हेल्प करते हैं तो आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। जितना पैसा कमाए उससे आत्मसंतुष्टि मिले ना मिले, लेकिन सेवा कार्य से आपको आत्मसंतुष्टि डेफिनेटली मिलती है। लेकिन हम एक और चीज़ आपसे शुरुआत जो आपके जीवन की हम जानने की कोशिश करें भी। आप शुरुआत में जैसे आपने बताया था भी पिताजी तार घर में थे, एक छोटी इनकम थी उस समय में, पोस्ट ऑफिस में या तार घर में पैसे कम मिलते थे, तो एजुकेशन भी आपकी इफेक्ट होगी उसके कारण से। तो आपने कहाँ तक एजुकेशन किया, आपका बर्थ डेट क्या है और आप कैसे फिर आगे बढ़े थे? देखो, बचपन की बातें हैं, अब तो उनको याद करते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि वो भी एक समय था। मेरे फादर तारगढ़ के अंदर काम करते थे और साथ ही साथ उस समय सैलरी तो उस ज़माने में कहाँ मिलती थी। लेकिन साथियों, एक चीज़ और कहूँगा, उस वक्त मेरी दादी माँ, जो मेरी ग्रैंड मदर, उनको कैंसर था। तो मेरे फादर ने ऐसा एक भी प्रयास नहीं छोड़ा कि मेरी दादी माँ को लाइफ मिले। उन्होंने तन मन धन से सेवा की और वक्त पे एक ऐसा दिन भी आया जब हमारी दादी माँ की सेवा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमने, मेरी मदर ने, ऐसी बहू कम मिलेगी जिन्होंने अपना गहना बेच के भी मेरी दादी माँ की सेवा की थी। बचपन बड़ा मुश्किल से निकला, फीस भरने को पैसे नहीं थे। फादर की एक जिद थी कि भाई बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन मेरी माँ का मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। उस वक्त मेरे मामा बड़े संपन्न थे। वो जब बीकानेर आते थे तब बोलते थे, भाई ठीक है, जुगल की माँ पैसे नहीं है फीस भरने को, तो हम लोग फीस भरते हैं। तो आज उनका एहसान मैं मेरे परिवार का, ननियाल का एहसान मानता हूँ, जिन्होंने मेरे को उस वक्त मेरी फ़ीस भी भरी और मेरे को एजुकेशन भी दी। और मेरी दादी माँ का कार्यकाल कुछ लंबा चला, लेकिन अंत में संघर्ष नहीं कर पाए। तब कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता था, तब एट लास्ट वो भी संसार छोड़ गए और धीरे धीरे ये लाइफ आगे बढ़ती है। देखिए, इसके अंदर भी आपने जैसे बताया ननिहाल वालों ने सपोर्ट किया, आपने काफ़ी हद तक उनके सपोर्ट से शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन इस दौरान आपने को लगा कहीं कि नहीं, पिताजी का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति जो आपके घर की थी या जो माहौल था उसके अंदर एजुकेशन से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पिताजी का सहयोग करना होता आर्थिक तौर पे, तो उसके लिए कुछ आपने प्रयास किए? हाँ, ये बात सही है कि मैं शिक्षा ज़्यादा नहीं ले पाया। सेकेंड ईयर में मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस वक्त मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का। तब भी संघर्ष में थे, तो कुल मिला के तब मम्मी की सेवा में लग गया। हॉस्पिटलाइज रहना, तब मेरी मदर करीब 1.5 महीने तक हॉस्पिटलाइज रही थी। और उसके बाद मैंने पढ़ाई ड्रॉप कर दी। मेरे को भी लगा मेरे को कुछ अब लाइन पकड़नी चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस करें, कुछ आर्थिक सुधार हमारे परिवार में भी हो जाए। तब मैंने शुरुआत में एक गिफ्ट के खिलौनों की होलसेल का काम किया था खजांची मार्केट में। उस परिसर के अंदर मैंने करीब 3-4 गिफ्ट होलसेल का काम किया और भगवान की मेहरबानी से वो मेरा धंधा भी अच्छा चला। लेकिन धीरे धीरे बाज़ार में कंपटीशन होता गया, कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी मेरे को उसमें, और मेहनत के साथ मेरे को लगा स्ट्रगलर जो चाहता हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने मेरी फिर लाइन चेंज की और उसी खजांची मार्केट के अंदर मैंने गारमेंट का शोरूम भी खोला, रौनक गारमेंट के नाम से। और वो रौनक गारमेंट आज भी रनिंग है मेरे यहाँ पे। मैं आज भी उसको रन करता हूँ, आज भी मैं उसमें जाता हूँ। तो मेरे को प्राउड फील होती है
कि आज वो बिज़नेस जो मेरा स्टार्ट में किया हुआ था बिज़नेस है वो आज भी मैं कर रहा हूँ। और खुशी होती है कि ये मेरा पहला बिज़नेस है, वहाँ पे बैठने में सुकून भी मिलता है। लेकिन आपने जैसे शकुन की बात की और आपने अलग अलग दौर में अलग अलग बिजनेस को भी नया आयाम दिया, लेकिन जब संघर्ष होता है व्यक्ति का तो वो अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे घर के परिवार के सदस्य हो, या मित्र हो, या कोई भी गांव का जाना पहचाना हो। उस दौरान कहीं आपको ऐसा फीलिंग हुआ नहीं यार बस अब ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, या ज़्यादा मेहनत करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कहीं ऐसे भी जीवन में कुछ मोड़ आए जब आपको हताशा हाथ लगी हो, निराशा हाथ लगी हो? नहीं, ये मेरे साथ ईश्वर की मेहरबानी रही कि जब से मैंने कमाना शुरू किया, जब से मैंने दुनिया की समझ चालू की है, तब से लेके आज तक ईश्वर की मेहरबानी से मैं पर दिन एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, रौनक गारमेंट चालू किया मैंने। रौनक गारमेंट के साथ साथ मैंने 2005-06 में NCDX और MCX की सब ब्रोकरशिप ली, उसको मैंने चालू किया। उसके साथ साथ ही मेरे पास एक समय है, तो मैं आज की तारीख में 9 स्टार ब्रोकिंग जो मेरी कंपनी है उसके अंदर NSE, BSE, NCDX और MCX चारों की मेंबरशिप है मेरे पास। और ईश्वर की मेहरबानी से मैंने बताया कि मैं कभी पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। आज की तारीख में 9 स्टार ब्रोकिंग के अंदर हमारे 22,000 क्लाइंट है पूरे इंडिया के अंदर, 150 से ऊपर हमारी ब्रांच है। उसके साथ साथ ही मैंने वेयर हाउसिंग का काम चालू किया, आज मेरे पास वेयर हाउसिंग का काम भी है। उसके साथ साथ मैंने ज़मीनें लेनी चालू की, फिर अनार का बाग भी मैंने लगाया। और आज मेरे पास रेनॉल्ट की डीलरशिप भी है, रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप भी है। और मेरा मार्बल का एक गोडाउन भी है डूंगरगढ़ के अंदर, श्री डूंगरगढ़ के अंदर मेरा मार्बल का गोडाउन भी है। और ईश्वर की मेहरबानी से सब कुछ स्मूथली चलता है। नहीं, जैसे आपने बताया पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा आपने, तो ये लाइफ के लिए आप कह सकते हैं, इसको गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। लेकिन आप जिस संघर्ष के दौर से निकले थे और आपने जैसे बताया आज की लाइफ और पीछे की लाइफ को देखते हैं तो एक ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आता है। तो इस दौरान कहीं आपको इससे भी लगता था भाई यहाँ तक हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, या सिर्फ आपका काम था मेहनत करना, आगे बढ़ना, कहाँ तक पहुँचते ये उस ईश्वर की देन है? नो डाउट, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मेरे फादर ने मेरी दादी माँ की सेवा खूब की थी। और आज मेरे पे जो आशीर्वाद है ईश्वर के साथ साथ मेरी दादी माँ का, मेरे फादर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है, तब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज बीकानेर शहर में एक मुकाम पे पहुंचा हूँ। इत्फाक था, मैं मेरे फादर 2011 में 31 दिसंबर 2011 को उनका देहांत हो गया था। और खूब संघर्ष करने के बाद आज कंफर्ट जोन में हूँ। और भगवान की मेहरबानी से जो अच्छा करने की सोचता हूँ वो हमने अच्छा किया भी है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, सबके लिए। एक ज़रूरतमंद, मेरे को पता था कि मैं जब तकलीफ में था तब मेरे परिवार ने, मेरे ननियाल ने सपोर्ट किया। तो आज समय ऐसा है यदि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं आज ईश्वर की मेहरबानी से अच्छी मुकाम पे हूँ, तो मेरे को लगता है मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे शहर की जो अच्छा बन पड़े वो मेरे को अच्छा करना चाहिए। इसके साथ ही आपने जिक्र किया पिताजी का जो सपोर्ट आपको मिला उनके द्वारा, तो हम ये आपकी फैमिली के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते भी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और अभी क्या वर्कआउट है उनका, और किस तरह उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। जो आज एजुकेशन की फीलिंग जो आपके मन में थी भी आप हाई एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, तो आपने बच्चों को किस तरह आपने हाई एजुकेशन दिया, कैसे आगे बढ़े वो लोग? हाँ, पहले तो मैं मेरे परिवार के बारे में आपको परिचय दे दूँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा है और 2 बिटिया है और मेरी मदर, हम लोग साथ में रहते हैं। इस बात का मेरे को अफसोस रहेगा कि मैंने पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए मेरी एजुकेशन नहीं हो पाई। तो चलो मेरी तो नहीं हो पाई, लेकिन एक मन में था कि बच्चों की एजुकेशन जो कम से कम दिलाऊं उनको। तो पहले मैंने मेरे बेटे को टेनिस में डालने का, लॉन्ग टेनिस में डालने का प्लान किया था और वो करीब 4 साल तक लुधियाना भी रहा, मेरे से दूर भी रहा, लेकिन उसने लॉन्ग टेनिस में अच्छा किया। लेकिन साथ में मेरे को लगा उसकी एज निकल चुकी है तो इंटरनेशनल गेम प्लेयर नहीं बन पाएगा। तब मैंने मेरे दोनों बच्चों को स्टडी के लिए लंदन भेजा हुआ है। आज मेरा बेटा और बेटी दोनों लंदन रहते हैं, वो वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। उनको भी ये फील होती है यार मेरे पापा पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन हमारे को पापा ने खूब सपोर्ट किया है और खूब पढ़ाया है। हर माँ बाप का ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरे बच्चे, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा, उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो मेरे आगे बढ़े और खूब तरक्की करे और एक ऐसा मुकाम आए जब बाप उनके नाम से पहचाना जाए कि ये जुगल लाठी के, जुगल लाठी इसके फादर है। ये मुकाम मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चों को। तो उनको मैंने अब लंदन भेज रखा है, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और अच्छे संस्कार है। ईश्वर से निवेदन करता हूँ, ईश्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार ही रहे। और जिसे मेरे पिताजी ने मेरी दादी माँ की सेवा की,
वैसे ही मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे उसी संस्कारों पे चले और समाज का, परिवार का ध्यान रखे और अच्छी चाल चलन बने। देखिए, इसके साथ ही आपने काफ़ी गतिविधियां जो बीकानेर शहर के अंदर शुरुआत की है, आप काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अपना घर आश्रम जैसे आपने संस्था भी चलाते, उसमें गरीब असहाय लोगों की सहायता करते। तो ये सब आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरह आप इस संस्था को बनाया, फिर कैसे आगे बढ़े आप इस संस्था के माध्यम से? देखो, ये विचार मेरे मन में मेरे फादर के द्वारा आया था। मेरे फादर के एक हमेशा एक नेचर में रहा है कि यार कोई अपने पास अपने गेट पे, द्वारे पे अपने आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ अपने तरफ से हेल्प करनी चाहिए। और मेरे फादर ने अनगिनत लोगों की हेल्प की होगी, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। और न ही वो ऐसी पॉपुलरिटी रखते थे कि भाई मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। उनका ये माध्यम था कि मेरे को अच्छा करना है और अच्छा ही करूँ। उनके संस्कार ही मेरे अंदर आए और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनागर आश्रम से जुड़ा। और आज अपनागर आश्रम बीकानेर शहर में एक अलग मुकाम रखता है। एक सच्ची सेवा का भाव वहाँ पे है। हम उन लोगों की सेवा करते हैं जो असहाय लोग हैं। उन लोगों की सेवार्थ के लिए अपनागर आश्रम हमने बनाया, जहाँ पे उनको हम संज्ञा भी हमने प्रभु लोगों की दी है। उनका सुबह से लेकर शाम तक उनका खाना पीना, रहना, मेडिसिन, नुलाना धुलाना, सब कुछ वहीं पे हम सेवा करते हैं। इसी सेवा के क्रम के अंदर मैंने गंगा जुबली गौशाला का ट्रस्टी बना। इसी दरमियान मैंने बीके स्कूल महेश्वरी विद्यालय, उसका भी मैं ट्रस्टी बना। और अनगिनत बहुत सी गौशालाओं के अंदर और महेश भवन के अंदर मैं ट्रस्टी बना और बहुत सी संस्थाओं से मैं जुड़ गया। और एक भाव मन में आया कि यार मेरे को कुछ अच्छा करना है। इन संस्थाओं से जुड़ेंगे तो बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे। और एक मारवाड़ी में कहावत है, वो आज भी चरितार्थ है, धर्म कल्याण धन ना घटे, कर्म कल्याण धन घट जाए। इस चरितार्थ को मैं मेरे मन में रखता हूँ कि धर्म करने पे धन कभी नहीं घटेगा। तो बस निरंतर जो अच्छा बन पड़ता है वो करता हूँ। लेकिन जैसे आपने बताया अपना घर, जो आश्रम आप चलाते हैं, उसमें प्रभु सेवा के नाम से आप सेवा भी वहाँ पे करते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट कार्य होते हैं, जिनको लगातार करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर एक तरह से लोगों को संतोष देना या वहाँ पे आने वाले लोगों के साथ कार्य करना, उनके साथ घुलना मिलना, एक पिता की तरह, एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करना। तो ये सब चीज़ें आपने अपने पिताजी के माध्यम से उनसे प्रेरणा मिली। लेकिन अब उसको किस तरह से व्यवस्थित आप कर रहे हैं? कितने लोग उसमें का अभी है? देखो, पहली बात तो यह शब्द गलत है कि ये कार्य करना कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। आपके मन की भावना होनी चाहिए कि मेरे को अच्छा करना है। तो आज जो अपनागर आश्रम हम लोग चला रहे हैं, हम लोग तो क्या चला रहे हैं, ये सब तो गलत हो गया, ये सब मैं वापस लेता हूँ। ये ईश्वर की मेहरबानी से बीकानेर शहर जो चला रहा है अपनागर आश्रम को। अपनागर आश्रम एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हम लोग कहीं पे भी किसी से आदमी से डोनेशन मांगने नहीं जाते। मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे डॉक्टर BM भारद्वाज जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। अपनागर आश्रम की हेड ऑफिस, हेड ब्रांच भरतपुर में है। वहाँ पे करीब 2000 से ऊपर संख्या है आज की तारीख में प्रभु लोगों की। और बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर के अंदर करीब 150 से ऊपर संख्या हमारे पास अपनागर आश्रम जयपुर के रोड पे जो आश्रम है वहाँ पे है। और करीब 115 से 120 की संख्या रानी बाजार में जो अपनागर आश्रम है वहाँ पे है। और सेवा का भाव, जब मैं पहली बार भरतपुर गया अपनागर आश्रम को देखने, तब मेरा भी भाव यही था कि यार हम लोग पैसा लगा देंगे, जगह ले लेंगे, लेकिन इन प्रभु लोगों की सेवा करनी जिनको परिवार ने, समाज ने, शहर ने धुतकार दिया है, वो रोड पे, फुटपाथ पे, कहीं पे भी बैठे रहते हैं, उन लोगों को वहाँ से उठाना, उनको रुलाना धुलाना, ये बड़ा टफ टास्क है। जब मैं पहली बार भरतपुर गया तब मेरे दिमाग में आई बात। तो वहाँ पे डॉक्टर BM भारद्वाज जी थे, उनसे हमने चर्चा की, उनसे हमने बात की। तब उन्होंने कहा कि जुगल जी, ये आप नहीं करोगे, नहीं आप कर सकते हो। यदि आपके परिवार में एक सदस्य ऐसा मेंटली डिस्टर्ब मिल जाए तो उसको आप नहीं संभाल सकते, तो इन सैकड़ों की संख्या वाले लोगों को आप कैसे संभालोगे? तब मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, ये करने वाला प्रभु है, ईश्वर है, वही करेगा तब ये अपनागर आश्रम चलेगा। तब मेरे को पता है ये बात बहुत पुरानी है। तो मैं अपनागर आश्रम भरतपुर गया तो वहाँ पे 700 से ऊपर संख्या थी। तब उन्होंने कहा ये 700 की संख्या जब हम लोग संभाल सकते हैं, यहाँ पे ईश्वर अपना आप संभालता है, अपने पैरों पे चल रहा है, सब ईश्वर की मेहरबानी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। अपनागर आश्रम का ईश्वर कैसे करते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। 30 तारीख की बात है, महीने का अंतिम दिन था। अपनागर आश्रम भरतपुर को सैलरी चुकानी थी। तो स्टाफ का फोन गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब अपने को स्टाफ की सैलरी चुकानी है, बैंक में बैलेंस है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो
गौरीशंकर जी मेरी बात को सुनना। डॉक्टर साहब ने कहा क्या मेरे पास पैसा है? स्टाफ का नहीं। तेरे पास पैसा है? फिर मेरे पास आप कहाँ से रखे, मैं भी स्टाफ हूँ। तो फिर मेरे को फोन क्यों किया तूने? ये करने वाला तो ईश्वर है, वो अपना आप ही करेगा जो करना है। मेरे को नहीं पता कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन ईश्वर जानता है, ईश्वर ही भेजेगा पैसा। नेक्स्ट डे 31 तारीख को सुबह ईश्वर आते हैं साक्षात। मुंबई से एक बिजनेसमैन आते हैं जिन्होंने अपना घर आश्रम का नाम सुन रखा था। वो आते हैं, अपना घर आश्रम को देखते हैं, विजिट करते हैं और 21 लाख रुपए का चेक पहली विजिट के अंदर वो देखे जाते हैं। तब डॉक्टर साहब ने स्टाफ को कहा क्यों भाई बता, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर करने वाला है कि नहीं? वो वाक्य आज भी मेरे जहन में है, ईश्वर करता है। हमने अपना घर आश्रम के अंदर एक बोर्ड लगा रखा है, उसके अंदर हम लोगों ने लिख रखा है भगवान से मांगी गई चिट्ठी। तो अपना घर आश्रम को आज जो भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम पब्लिक से दानदाताओं के पास नहीं जाते हैं, हम उस बोर्ड पे लिख देते हैं ईश्वर हमारे को ये चीज़ चाहिए। और आप बिलीव करो वो चीज़ आज भी परिपूर्ण होती है। हर वो ख्वाहिश जो बोर्ड पे लिखी गई है आज भी पूरी होती है। ये ईश्वरीय शक्ति है और सच्चे मन से सेवा की हुई है, उसका भाव, उसका फल आज भी मालूम नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात कही है। लोग अगर इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो शायद आपके पास ज़रूर आएंगे इस सेवा कार्य के लिए। लेकिन इस दौरान आपने बीकानेर व्यापार मंडल के भी आप उद्योग के भी अध्यक्ष हैं, तो ये संस्था क्या करती है, इसका मूल कार्य क्या है और किस तरह ये संस्था लोगों को, व्यापारियों को संरक्षण देती है? ये बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल जो मेरी संस्था है उसका मैं अध्यक्ष हूँ और करीब करीब मेरे पास 45 से 48 45-48 संस्थाएं मेरे अंडर में हैं। मेरे अंडर में, मेरे साथ में है, संघ में मैं कह सकता हूँ। और उन लोगों के सहयोग से मैं ये अपना बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल चला रहा हूँ। और बीकानेर में किसी भी व्यापार में, किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। और मेरी जो टीम मेरे साथ है वो भी मेरा खूब सपोर्ट करती है। इसमें मैं मेरा आइडल के रूप में द्वारका जी बसीचिया, अनंतवीर जैन साहब और मेरे सेक्रेटरी वीरेंद्र जी किराड़ू साहब, इन लोगों का खूब सहयोग रहा है। इस संस्था को हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीकानेर में कभी किसी व्यापारी को दिक्कत नहीं है, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं और पूरी ईमानदारी से इसमें कार्य करते हैं। क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते हम कोविड के बाद में कुछ जो बदलाव हुआ है व्यापार के अंदर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? किस तरह से आपने व्यापार के जो नियम है, जो कायदे, वो किस तरह से चेंज होते हुए देख रहे हैं आप? हाँ, कोविड की वजह से आज व्यापार डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन मैं व्यापारियों को एक बात कहता हूँ, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कुछ समय है, ये भी निकल जाएगा। कुछ आर्थिक मंदी है आज की तारीख में व्यापार के अंदर, तो व्यापारी भाई संघर्ष कर रहे हैं। कुछ सरकार भी उनको सपोर्ट करे। हम ऐसी प्रार्थना सरकार से भी करेंगे कि हमारे इस संकट की घड़ी में व्यापारियों को सपोर्ट करें, चाहे वो बिजली के बिल से करें, चाहे GST के माध्यम से करें, चाहे लोन के माध्यम से करें। हम व्यापारियों को सपोर्ट करें। हम आज की तारीख में आर्थिक मंदी झेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय ये भी निकल जाएगा। हम संघर्ष, व्यापारियों ने जिंदगी पर संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और इस संकट की घड़ी को हम नया पार कर लेंगे और भाई वापस वही मुकाम पे आएंगे जो पहले था। बात करें आपकी हॉबी के बारे में कि जो आप स्विमिंग पूल हम देख रहे हैं, आपके कौन से ऐसा खेल था जिसका आपको शौक था, जिसके बारे में आप कहते थे कभी खेलना हो तो वही खेल खेले? क्या आपको खेल में भी कोई था रुचि वगैरह? हाँ, बिल्कुल था। मेरे बचपन में हर बच्चों को होता है, वैसे मेरे को भी था कि यार मेरे को शौक टेनिस का, स्पोर्ट्स का शौक था। मैंने बच्चों को इसलिए स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करवाया। आज मेरी बेटी बीकानेर चैंपियन है लॉन्ग टेनिस के अंदर, वो भी साधुन क्लब जाती है खेलने के लिए। वैसे मेरे को भी TT का बड़ा शौक था, मैं बड़ी चार्म से TT खेलता था और उस बचपन के शौक को आज भी पूरा कर रहा हूँ। आज भी मैंने मेरे घर के अंदर TT की टेबल लगा रखी है और मैं, मेरा बेटा खूब TT खेलते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। बिटिया भी मेरी TT खेलती है, मेरे कुछ यार दोस्त भी करवा जाते हैं, तो हम TT का इन्जॉय भी खूब करते हैं और बचपन की यादों को आज भी मैंने सजो कर। देखिए, इसके साथ ही कहते हैं कुछ बचपन के ऐसे लम्हे भी होते हैं जिनको शायद वापस जीना दुर्लभ होता है, कि वो वापस बचपन का वो लम्हा वापस आए ज़िंदगी में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कौन सा ऐसा लम्हा है जिसको याद करके आप आज भी रोमांचित होते हैं, आप आज भी उस माहौल को याद करके खुशियों, जो तन बदन को रोमांचित करती हो? हाँ, एक वाक्य मेरे को अच्छे से याद आ रहा है। जब मेरे गिफ्ट का, टॉयज़ का होलसेल का काम था, तो फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो
मैंने आप बताया था आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। तब एक दुकानदार को मैंने माल दे रखा था और उसकी यहाँ पे शाम को मैं पसीने से लथपथ हुआ उसकी दुकान पे पहुँचा। मैंने कहा भैया यार माल दिया और कुछ पैसे वैसे दे दे। तो उसने मेरे को 50 रुपये निकाल के दिए थे। कंदी मिलती थी साहब, 500 रुपये का माल देते थे तो 50-50 रुपये लेके आते थे। मैं पसीने से लथपथ जब 50 रुपये निकला लेके, तब भी मेरे फादर मेरे को मिल गए वहाँ पे बाजार के अंदर कि बेटा यहाँ पे क्या करा। मैंने कहा तका जाएगा कि तका जाएगा, कितने पैसे दिए? तो मैंने कहा 50 रुपये। क्या बावड़ा ऐसी क्या स्थिति आ गई यार। मैंने कहा पापा मेरा बिजनेस का ट्रेंड ही ऐसा ही है, संघर्ष करना पड़ता है, छोटा बिजनेस है तो संभालना पड़ता है। तब मेरे पापा को भी लगा यार, उनकी आंखों में थोड़ा आंसू टाइप के थे कि यार बेटा इतना संघर्ष कर रहा है। और वो संघर्ष के दिन आज भी मेरे लम्हों में क्या 50 रुपये का तकादा लेने जाते थे। वो एक टाइम था, समय निकलता गया। लेकिन कहते हैं जिस लम्हे को आपने याद किया उस लम्हे से एक बात और हम पूछना चाहेंगे आपसे। कहते हैं पहली जो कमाई होती है वो जो पिताजी या माताजी के हाथ में दी जाती है, जो खुशी उस समय होती है पहली बार, उस खुशी को किन शब्दों में आप बयान करना चाहेंगे? जो पहली बार जब हम घर में कमाते हैं कुछ पैसा अपनी मेहनत से और अपनी माँ के या पिताजी के हाथ में देते हैं, तो वो खुशी जो होती है उस खुशी को आप किन शब्दों में बयान करेंगे? सही पूछो तो मेरे पास शब्द ही नहीं है उस खुशी का, उस बयान ही नहीं कर सकता। मेरे को याद है जब मैं थोड़ा बहुत मैंने कमा के स्ट्रगलर चालू किया, तब मेरे को याद है मैंने अंत्योदय नगर में एक प्लॉट लिया था। वो प्लॉट लिया तो मेरे मदर को पता नहीं था कि मैं वहाँ पे प्लॉट लेने गया। मेरी इत्तेफाक से वहाँ पे पहुँचा हुआ था, वहाँ पे एक ऑक्शन हो रहा था यूआईटी। तब मैंने वहाँ पे ऑक्शन के अंदर एक प्लॉट लिया। प्लॉट लेके जब मैं घर पे आया और मेरी मदर को मैंने कहा मैंने एक प्लॉट ले लिया है, तो वो लम्हा आज भी मेरे जहन में है कि मेरी मदर जब हम लोग किराए के घर में रहते थे, तब ये समझो मेरी मदर आधे घंटे रोई है। वो खुशी के आंसू थे। कह रहे बेटा ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि एक प्लॉट भी अपना होगा, आज तूने इस उम्र में प्लॉट ले लिया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। और वो माँ का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ चल रहा है। मेरी माँ आज भी मेरे को बहुत ध्यान रखती है मेरा। इतनी उम्र में होने के बाद भी कभी भी कोई गलत ट्रैक करता हूँ तो आज भी वो मेरे को डांट भी मारती है, बेटा ये काम तेरा नहीं है। तो मैं इस बात का मद्देनजर रखता हूँ कि मम्मी को यार जो बात नहीं पसंद है वो अपने को नहीं करनी। और वही बात बच्चों को भी सिखाता हूँ कि बेटा जो माँ को जो बात पसंद है वो कम से कम नहीं करनी चाहिए। तो वो लम्हा आज भी मेरे जहन में है। नहीं, माँ की बात की आपने, हम आपकी पत्नी की बात करते हैं कि कहीं ऐसा भी हुआ लाइफ के अंदर जब आप कोई कार्य करे हो, आपकी पत्नी ने टोका हो, आपके उनसे नोकझोंक हुई हो, कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं? हर एक आदमी की लाइफ में ये चीज़ आती है। तो मेरी शादी हुई थी 1968 में। मैं डूंगरगढ़, मेरे ससुराल था, मेरा ननियाल भी डूंगरगढ़ ही था। और आज शादी को 21-22 साल हो गए हैं। लोग जो हर पत्नी पत्नी के बीच में होती है, कुछ बातें मेरी पत्नी को आज भी पसंद नहीं है। यदि रात को बिजनेस से लेट आता तो आज भी मुझे चिल्लाती है कि टाइम से घर पे आया। और मैं हूँ आज भी सुधरने वाला नहीं, आज भी लेट ही आता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी वाइफ ने समझ के सेक्रीफाइड कर लिया कि यार ये लोग सुधरेंगे तो नहीं। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी है, खूब अच्छा प्रेम चल रहा है और खूब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। देखिए उसके अंदर भी एक चीज़ और होती है पति पत्नी के बीच में कि आप सुधर नहीं रहे, लेकिन वो सुधारने की कोशिश भी उन्होंने अब शायद छोड़ दी होगी। लेकिन कहते हैं भाई हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में हो या माँ के रूप में हो। तो आप क्या मानते हैं, आपके पीछे किसका इतना बड़ा सपोर्ट आपकी लाइफ में रहा जिसको आप आज यहाँ तक पहुँचने में अपनी एक मदद के तौर पर मानते हैं? वैसे तो मैं मेरे सभी परिवार के सदस्यों का मेरे साथ खूब सहयोग रहा है, चाहे मेरा परिवार हो। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मेरे फादर मदर का आशीर्वाद मेरे साथ है। जैसे मेरी शादी 98 में हुई, तब मेरी वाइफ आई, उसके बाद भी हमने अच्छा स्ट्रगल किया। उसके बाद फर्स्ट मेरा बेटा हुआ रौनक, तब भी उसका भी अच्छा रहा हमारे साथ, और आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस ज्वाइन करता है। उसके बाद मेरी सेकंड बिटिया हुई, तब भी खूब हमने, उसके आने के बाद भी हमने कुछ ना कुछ ऊंचाइयाँ दी। थर्ड मेरी बेटी हुई खुशी, उसके बाद भी हमने अच्छा किया, और उसके आने के बाद हमने और कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गौरीशंकर जी, मेरे तीनों बच्चों का नाम भी एक ही भावार्थ निकलता है उसका, रौनक, मुस्कान और खुशी। ये तीनों नाम आज भी कहीं पे भी आप चले जाओ भावार्थ एक ही निकलेगा, खुशी, इंजॉय, लाइफ, मस्त, स्वस्थ। तो उसी के नाम पे हम ईश्वर का खूब मेहरबानी रही है, परिवार के सदस्यों का खूब सहयोग रहा है। खासकर चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बेटा बेटी हो, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हो, चाहे मेरे माँ बाप हो,
चाहे मेरा ननियाल हो, सब लोगों का खूब सहयोग और खूब सपोर्ट है मेरे को। देखिए, इस सहयोग के पीछे एक तथ्य भी होता है। कभी परिवार के अंदर जब हम जिस तरह आप बिजी रहते हो, फ़ोन पे फ़ोन आपके आते हैं, कुछ एक रिलैक्स टाइम होता है जिसमें ये सोचते हैं परिवार वाले सदस्य भी कि पिताजी है या जो हमारे हस्बैंड है या हमारा लड़का है वो हमें समय देगा, फुल एंजॉय करेंगे हम साथ में। लेकिन उस समय अगर फ़ोन की घंटी बजती है, आपको कहीं निकलना हो, तो कहीं बच्चों के अंदर या माता पिता या पत्नी के अंदर वो निराशा के भाव आते हैं कि आज इन्होंने समय दिया था और आज ये तो वापस जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं। क्यों, उनको भी पता है पापा या तो बिजनेस के काम से जाएंगे या किसी की सामाजिक काम किसी का पड़ गया, चाहे हॉस्पिटल का पड़ा हो, चाहे बिजनेस का किसी व्यापारी को संकट में आया हो, चाहे गौशाला का काम पड़ा हो, चाहे स्कूल का काम पड़ा हो। मेरे बच्चे, मेरे परिवार कभी इस बात के लिए कभी टोकते नहीं कि यार आप हमारे साथ बैठे थे, एंजॉय कर रहे हो, अब यदि आप जा रहे हो। उनको पता है जाएंगे तो अच्छे काम के लिए जाएंगे, अदरवाइज परिवार को छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे। देखिए, उस संघर्ष के दौर के बीच में एक कहानी और आगे बढ़ रही है भी। आपने हर मोमेंट को, हर लाइफ की मोमेंट को एंजॉय किया है, लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते हैं लाइफ में जब हमें ये लगता है कि ये कार्य अगर हमारे हाथों से नहीं होता तो शायद अच्छा होता। तो कहीं ऐसा भी निराशा आपके हाथ लगी है जिस कार्य को आप करना नहीं चाह रहे थे, कहीं गलतीवश आपसे हो गया हो? हाँ, ऐसा एक वाक्य है मेरे साथ, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा। अच्छा नहीं लगता किसी ने मेरे साथ धोखा किया और उसके बारे में सबके सामने ये ओपन करूँ, उसने मेरे साथ चीटिंग की। वो वाक्य मेरे साथ बहुत घटना घटित हुई थी, उसका मेरे को ज़िंदगी भर अफसोस भी रहा था। 2-3 महीने मेरे को रात को नींद भी नहीं आई कि साला जिसके साथ अपने रात दिन बैठते हैं उसने अपने साथ चीटिंग कर ली। लेकिन कर ली, उसने चीटिंग की, उसका ईश्वर जानता है। और मैंने कभी उसको ये मन में मेरे कभी उसके खिलाफ बुरी भावना नहीं आई कि उसने मेरे साथ चीटिंग की तो उसकी बुरी दुराशीष दूँ या गलत भावना रखूँ, नहीं। ईश्वर अपना आप करने वाला वही करेगा और वही करता है। तो बचपन के सपने होते हैं, जो किस्से होते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि जो हमने ख्वाब देखा था उसको हम बचपन में अगर पूरा नहीं कर सके तो हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों के माध्यम से उनको पूरा करें। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो पारिवारिक तौर पर जिस तरह आपकी बेटियाँ आगे बढ़ रही है, वो बच्चे आगे बढ़े, तो आपको लगता है उन सपनों के करीब आप आ रहे हैं पूरा करने के लिए? देखो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो मेरे बच्चों के लिए जो मैंने ख्वाब देखा है, ईश्वर करे उनका पूरा। बेटे को मैंने टेनिस खिलवाया, लेकिन उसकी एज थोड़ी सी लेट चालू हो रहा है उसको टेनिस। जब मैं उसको लुधियाना एडमिशन करवाने गया तो उस कोच थे, ऑस्ट्रेलियन कोच थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि सर आप लेट हो गए, आपका बच्चा ओवर एज हो गया। मैं क्या 13 साल का बच्चा हुआ, का ओवर एज हो गया? मेरे को भी आइडिया नहीं था कि 13 साल का बच्चा ओवर एज होता। उसने कहा कि आपको टेनिस खिलानी, 9 से 10 साल की उम्र में उसको टेनिस खिलो, और उसके 4 साल निकल चुके हैं। फिर भी मैंने कहा सर आप प्रयास करो। उसने प्रयास भी किया, मेरे बेटे ने नेशनल भी खेला, स्टेट भी खेला था, लेकिन आगे गेम बन नहीं पाया था, आज वो लंदन रह रहा है। साथियों, मैं एक समाज के एक प्रोग्राम में था, मेरे को अच्छी तरह से याद है वो घटना। जब मैं स्टेज पे था तो मेरे को भी बोलने का मौका मिला, बच्चों का मोटिवेशन का प्लान था वहाँ पे, बच्चों को कैसे समाज के बच्चों को मोटिवेशन करें। तब मैंने मेरी स्पीच में कहा था कि मैंने मेरी बेटी का 7th क्लास स्कूल ड्रॉप करवाया। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे मेरे को शक की नज़र से देखने लगे, कैसा बाप है यार, 7th क्लास में बच्ची की स्कूल ड्रॉप करवाते। तब मैंने उनको कहा आज की तारीख में मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई अच्छी नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, आज की तारीख में बहुत जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में हज़ारों की तादाद में CA मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, ITA मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, हज़ारों की तादाद। लेकिन साला सचिन तेंदुलकर 10th पास आज वर्ल्ड फेम है, उसके पास पैसा भी है, शोहरत भी है और देश को कुछ देने के लिए भी। तब मैंने मेरी बेटी के लिए प्लान किया था कि जब वो कुछ कर सकता है, तो मेरी बेटी इंग्लिश अच्छी बोलती है, पढ़ाई में अच्छी थी। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, एग्जाम के टाइम आप पढ़ के पास हो जाओगे, उससे कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। लेकिन यदि आपने टेनिस कर लिया और टेनिस में कुछ मुकाम पा लिया तो बीकानेर शहर क्या है, राजस्थान क्या, इंडिया क्या, आपको याद करेगा यार खुशी टेनिस प्लेयर थी, एक आइडल बन जाओगे बच्चों की। तो मैं ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको शारीरिक फिट रखेगी, बहुत सी आज की तारीख में जो बीमारियाँ वो दूर रखेगी। और एक समाज में अपने पढ़ाई करने के साथ साथ चाहते क्या है, कमाना, शोहरत। तो क्या स्पोर्ट्स में शोहरत नहीं बहुत बड़ा? और मैं तो ये कह रहा हूँ एक बिजनेसमैन से भी बड़ा आज विराट कोहली, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे सानिया मिर्जा आज वर्ल्ड फेम है। तो ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी नेशनल खेले जरूर, इसके मन की ख्वाहिश है कि मैं नेशनल खेलूँ।
तो मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूँ कि नेशनल खेलें। लेकिन अब जब हम बात को समाप्त करने की कगार पर है तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लाइफ के अंदर आपने जो आज तक पाया है ईश्वर से, उससे आप संतुष्ट है या कुछ और करने की कोशिश आपके जीवन में आगे बढ़ने की है, या फिर कुछ और आगे संस्थाओं के लिए कुछ कार्य करने की है, या वो आपके मन में अभी भी कुछ बाकी है? सही मायने में तो आज भी बाकी है। मन में ये रखता हूँ कि सेवा भाव का कार्य है वो निरंतर चलता है। कुछ नए प्रपोजल आते रहे, उसमें हमने एक्टिव होकर काम करें और समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, शहर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे। ये एक मन की भावना है और ईश्वर की मेहरबानी रही तो मेरी जो टीम मेरे साथ लगी हुई है वो हम सब मिल के बीकानेर में गौशाला का प्लान भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर देंगे उसमें। तो ईश्वर से और कुछ नहीं चाहिए, ये सेवा का भाव निरंतर बना रहे और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। कहते हैं महर्षि समाज में जन्म लेने के बाद में एक गॉड गिफ्ट होता है सेवा। खास तौर से हर क्षेत्र के अंदर महर्षि समाज जो है वो आगे सेवा के कार्य में आगे रहता है, आगे रहता है। हम जितने भी गाँव में, शहरों में जाते हैं, काफ़ी लोगों की सेवा कार्य है। तो आप जो प्रवासी तौर पर जो लोग बाहर रहते हैं, गाँव को छोड़ के बाहर रहते हैं, तो बीकानेर सेक्टर के अंदर व्यापार की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं, और क्या मैसेज आप उन व्यापारियों को देना चाहेंगे जो बाहर कहीं व्यापार कर रहे हैं? तो बीकानेर के अंदर किस तरह से व्यापार की संभावना है? व्यापार के बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह प्रवासियों का आह्वान करेंगे बीकानेर के लिए? डेफिनेटली बीकानेर को जो जाया जन्मा है, जो आज की तारीख में आउट ऑफ बीकानेर रहते हैं, चाहे मुंबई, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी रहते हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अपने शहर को ना भूलें। इस मिट्टी में आपने जन्म लिया है, इस मिट्टी से आप बड़े हुए हैं, इस शहर को ना भूलें। और बीकानेर में बात रही इंडस्ट्री की, तो आज की तारीख में बीकानेर में पापड़, गुजिया, रसगुल्ला, जिप्सम, ड्राई पोर्ट, बहुत से बिजनेस है जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ हो रहा है, यदि प्रवासी जो बीकानेर के जाए जन में बाहर रहते हैं, अपने शहर में कुछ अच्छा करोगे उसका शकून कुछ और मिलेगा। आज बाहर जाके आपने कुछ भी मुकाम पाया, लेकिन आपके शहर में आपने अच्छा काम किया है, वो लोग जो याद रखेंगे वो बाहर वाले लोग याद नहीं रख सकते। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ, यदि आप बीकानेर के जाए जन में हैं तो बीकानेर को कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री है वो भी आप लगाओगे तो बीकानेर के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ अच्छे कार्य करोगे, कुछ अच्छे धर्मार्थ कार्य करोगे, उसमें भी बीकानेर का जनहित ही है। तो सभी से अपील करूंगा कि बीकानेर जरूर आए और बीकानेर के अंदर बिजनेस के नए आयाम जोड़ें। ये बीकानेर प्रवासी तौर पर ये जुगल जी आटी एक ऐसे उदाहरण जिन्होंने जो कुछ किया है वो बीकानेर में किया है, व्यापार के अंदर जो प्रोग्रेस की है वो भी इन्होंने बीकानेर में प्राप्त की है। तो इनका कहना है बीकानेर के अंदर वो आपकी जो मनोकामनाएं होती है व्यापार के तौर पर, जो आप बाहर जाके जिस प्रतिष्ठा हासिल करें वो बीकानेर में मिल सकती है। लेकिन हम एक और रोजगार, जैसा आपने जिक्र किया, आपके अंतर्गत कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर? देखो, हमने ऐसा एक प्लान किया हुआ था, हर इंडस्ट्री वाले सब लोग बात करते हैं कि आपको कहाँ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, आप हमारे को बताएं। और वैसे ही जो युवा साथी जो अभी आज की तारीख में काम नहीं लगे उनके भी बायोडाटा लेते हैं। आपके बायोडाटा हमारे पास रहेंगे, इंडस्ट्री के बायोडाटा हमारे पास रहेंगे, जिस इंडस्ट्री में जिस स्टाफ की जरूरत है उस हिसाब से उस स्टाफ को वहाँ पे भेज देंगे। पर्सनली आपके पास कितने लोग आए? हाँ, मेरे पास आज की तारीख में 250 से ऊपर की संख्या मेरे स्टाफ है। मैं स्टाफ कम उनका फैमिली मेम्बर ज़्यादा मानता हूँ। मैं मेरे स्टाफ को कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता, ये मेरा स्टाफ है। ये मेरे नेचर में भी है। मैं कोई भी आएगा चाहे मेरे से बड़ा है तो उसको बड़े भाई के नाते इंट्रोड्यूस करूँगा, और जो मेरे से छोटा उसका इंट्रोड्यूस करूँगा मेरा छोटा भाई। तो आज 250 की संख्या जो मेरे साथ कार्यरत कर रही है पिछले काफ़ी साल से, आज की तारीख में खूब अच्छा सहयोग और सपोर्ट उनका मिला है, और उन्हीं के सपोर्ट से ही मैं आज इस मुकाम पर। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ जानना चाहते हैं, कोविड के बाद में जिस तरह से लोगों ने सैलरियाँ काटनी शुरू की, स्टाफ को बाहर निकालना शुरू किया, वो सब भी आपके यहाँ बीकानेर में कितना हुआ, या कहीं आपको लगता है बीकानेर के लोगों ने अपनी स्टाफ के साथ खूब सहयोग किया है? नो डाउट, बीकानेर के व्यापारियों ने अपने स्टाफ के साथ खूब सहयोग किया है, ऐसी कभी भावना नहीं है। बीकानेर के लोगों का वैसे भी ये मरु नगरी और छोटी काशी के नाम से फेमस है, तो यहाँ पे व्यापारियों का स्टाफ का अच्छा मिलनसारिता है, तो ऐसी शहर में दिक्कत है।
और बाकी बिजनेस और पार्ट है, कहीं कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो दोनों व्यापारी ने, स्टाफ ने, दोनों ने आपस में एडजस्टमेंट किया। इन कैंपों में हिस्सा लेते हैं, काफ़ी लोगों को आप गाइडलाइन देते हैं, और कुछ ऐसे भी आपके साथ जुड़े हुए लोग भी रहते हैं जो समय समय पर ऐसे सेमिनारों का आयोजन करते रहते हैं जिनसे लोगों को मोटिवेशन मिले। लेकिन आपकी प्रेरणा जो आपकी हमने जो प्रेरक स्टोरी जो दिखाने की कोशिश की लोगों के अंदर, तो आपको क्या लगता है इससे लोगों को क्या मैसेज आएगा, क्या ऐसा लोगों के अंदर प्रेरणा मिलेगी कि जुगल राठी जो संघर्षशील व्यक्ति था उसका संघर्ष शायद आज भी उतना ही जारी है जितना बचपन में था। तो आप क्या ऐसा लोगों को, अपने युवाओं साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे युवा साथियों को ये मैसेज देना चाहूँगा, अपनी ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से अपना धर्म निभाएं। जहाँ पे भी आप काम करें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं, ईमानदारी से काम करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को, अपने पूरे दिन का जो क्रियाकलाप, जो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप कार्य करते हैं, उसको रात को जब आप अपने बिस्तर पे बेड पे सोए तब एक बार जरूर दिन भर की रिसाइकिलिंग करें। सुबह से लेकर शाम तक मैंने ये कार्य किए, कहाँ मेरा प्लस हुआ, कहाँ मेरा माइनस हुआ। आदमी अपने मन के अंदर सारी चीज़ें जानता है, बोलने में चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन उसको मन में पता है कि मैंने यहाँ पे झूठ बोला, यहाँ पे सही बोला, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे मैंने माइनस हुआ, यहाँ पे मैं प्लस हुआ। उस कार्य को आप जरूर दिमाग में रखें, रिसाइकिलिंग करें रात को, और नेक्स्ट डे जब आप अपने बिजनेस में शेड्यूल वापस चालू करें आपका, तब वो दिमाग में रखें रात को मैंने ये बातें सोची थी, यहाँ पे मैं गलत था, तो वो भविष्य में दोबारा गलती ना करें। यदि ऐसा आप कुछ करते हैं तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, चाहे किसी भी फील्ड में आप ऊंचाई छूएंगे। जी हाँ, रिसाइकलिंग एक व्यापारिक भाषा के अंदर रिसाइकलिंग शब्द का मतलब होगा कि आप अपने जीवन का लेखा जोखा रात को उसी बात तरह रखें जिस तरह से व्यापार का लेखा जोखा अपने दिमाग के अंदर रहते हैं। और अगर आप जीवन का लेखा जोखा दिन भर का अगर याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर शायद आत्मग्लानि के कारण भी आप उस बुरे कार्यों को करना बंद करके अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जुगल जी राठी जो ये बीकानेर के जाने माने चेहरे हैं, उनसे हम आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हम चाहेंगे कि जुगल जी राठी जो जीवन में आगे करना चाहते हैं उनमें भी उनका साथ मिले आप लोगों का, और जुगल जी राठी जो बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल को नई ऊंचाइयां दे। और इसी के साथ बीकानेर के अंदर जो प्रवासी तौर पर जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए भी जुगल जी राठी एक बीकानेर के लिए आइडिया साबित हो, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए। यही आशा के साथ जुगल जी राठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने मेरी बात सुनी, और धन्यवाद बीकानेर शहर का जो मेरा वीडियो देखेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।